जल्दी से चलते हैं हमारे एडोब बूस्टर टेस्ट सीरीज में कैसे आपकी तैयारी कराते हैं। ये देखिए हमारा बैच 2 है। बैच 2 में अभी सीट बचे हुए हैं। ये देखिए अभी इसमें 135 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ये बैच चल रहा है। इसमें आपको डेली टारगेट दे रहे हैं, उसका नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए जो भी टारगेट देते हैं उसके पीडीएफ नोट्स दे रहे हैं। इसके बाद इन सारे टॉपिक के आपके 1 जुलाई से टेस्ट होने चालू हो जाएंगे। तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन फीस कोई भी फिक्स नहीं है, आपको जो इच्छा वो दे के आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, चलिएगा इसका पूरा डिटेल ले लीजिएगा आप व्हाट्सएप में मैसेज करके। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइट आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से एक नए विषय की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम लोग हिंदी भाषा के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम लोग हिंदी विषय को ऐसे पढ़ेंगे कि ये हर एग्ज़ाम में काम है। सीजी व्यापम, सीजीपीएससी मेंस के साथ साथ जितने भी वनडे एग्ज़ाम में हिंदी आता है वे सभी इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। हम लोग इस सीरीज़ को इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि एक बार आप लोग हिंदी पढ़ लिए तो मतलब हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनेंगे और विभिन्न परीक्षाओं में पूछेगा जो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेगा उसको भी हम लोग धीरे धीरे सीरीज में लेते जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों तक ये बात को पहुंचा दीजिए कि हिंदी क्लास प्रारंभ हो चुकी है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। इसी तरह इस चैनल में आप लोग को सभी सब्जेक्टों के वीडियो धीरे धीरे मिलते जाएंगे। तो जल्दी जल्दी क्या कीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा क्या क्या है, हिंदी भाषा ज्ञान के बारे में। ठीक है, कुछ हिंदी भाषा के मुख्य तत्वों पर आज बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा, ठीक है। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। कितनी भाषा है विश्व में? 3000 भाषाओं में से एक है। हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? फारसी भाषा का। हिंदी शब्द के दो अर्थ हैं, हिंद देश के निवासी और हिंदी की भाषा। दोस्तों आप लोग को बता दूंगा, एक एक लाइन किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, उसी को हम लोग ने बनाया हुआ है यहाँ। ठीक है, हिंदी शब्द के दो अर्थ हैं, हिंद देश की निवासी या हिंद की भाषा। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है। ठीक है, भाषा परिवार के आधार पर भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। मतलब भाषा परिवार के आधार पर देखें तो हिंदी किसमें? हिंदी क्या है? भारोपी है। भारोपी परिवार की भाषा है। भारत में 4 भाषा परिवार मिलते हैं। हिंदी किसके? भारोपी से है। कितने भाषा परिवार मिलते हैं? 4। प्रतिशत के आधार पर अगर चारों भाषा परिवार को देखें तो सबसे बड़ा कौन है? भारोपी। जो भारोपी भाषा परिवार है वो 73% प्रतिशत में बोली जाती है। और जो द्रविड़ भाषा परिवार है वो कितने में बोली जाती है? 25% में। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार 1.3% में। चीनी तिब्बती क्या है? 0.7% में बोली जाती है। तो ये 4 भाषा परिवार है। हिंदी किसके अंतर्गत आता है? भारोपी के अंतर्गत आता है। सबसे बड़ी कौन है? भारोपी है। ठीक है, हिंदी भारोपी या फिर इसको हम लोग भारत और यूरोप भी बोल सकते हैं, दोनों का मिला जुला रहता है कि भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य भाषा उपभाषा की एक भाषा है। ठीक है, हिंदी क्या है? भारतीय आर्य उपभाषा की एक भाषा है। तो भारतीय आर्य भाषा के 3 कालों में विभक्त करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय आर्य भाषा के बारे में। इसी का एक उपभाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है, तो अब देखते हैं प्राचीन, उसको 3 भागों में बांटे हैं। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा ये कब से कब तक? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। उस समय क्या क्या भाषा थी? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ये दोनों चलता था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं अपना मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। क्या है मध्यकालीन भारतीय आर्य? ये कब था? वो क्या था? 1500 से 500, फिर ये 500 से 1000 ईस्वी तक है। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक क्या क्या भाषा चले इस समय? पाली, प्राकृत, अभ्रंश। इसी समय जानते हैं हम लोग जैन आया, बौद्ध आया, उन लोग की भाषा पाली थी, प्राकृत थी। ये सब उसी समय चला, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। फिर अगला आता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, 3 पढ़े हैं, तीनों का। अब तीसरा क्या है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ये क्या है? 1000 ईस्वी से अभी तक चल रहे हैं। ठीक है, अभी कौन सा चल रहा है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसमें क्या क्या है? हिंदी और हिंदीतर भाषा है, अर्थात हिंदी के समान। बांग्ला, उड़िया, असमिया असम में जो चलती है, मराठी महाराष्ट्र, गुजराती गुजरात। ठीक है, अब हम लोग अगला देखेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का क्रम। ठीक है, अभी क्या है?
1000 ईस्वी से अभी चल रही है, ठीक है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। हिंदी को 3 कालों में विभक्त किया गया है। प्राचीन हिंदी 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी, मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी, और आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक। अभी कौन सा चल रहा है? तो अभी आधुनिक हिंदी चल रहा है 1850 से अब तक। तो हिंदी को 3 कालों में विभाग किया गया, याद करना। प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। 1100 से 1400, 1400 से 1850, 1850 से अब तक, ठीक है। अब देखते हैं हिंदी भाषा का विकास को देखेंगे। हिंदी भाषा का विकास का क्रम देखते हैं कि कैसे कैसे वो बनते गया, कैसे आया, क्या हुआ। सबसे पहले हम लोग जानते हैं संस्कृत चलता था, फिर संस्कृत से क्या हुआ? पाली हुआ, पाली के बाद प्राकृत हुआ, प्राकृत के बाद अपभ्रंश हुआ, अपभ्रंश का ही एक भाग था अवहट्ठ, ठीक है। उससे क्या हुआ? प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी आई, ठीक है। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ, याद रखना, ये क्वेश्चन बना हुआ है कई बार। अपभ्रंश, अब कौन सा अपभ्रंश बोलेगा? तो सौरसेनी अपभ्रंश, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है वनडे एग्जाम में। अपभ्रंश को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला क्या है? सौरसेनी अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, ये सब किसके? सौरसेनी के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो पश्चिमी हिंदी है, इसी से ही हम लोग का हिंदी जो अभी बोलते हैं वो आएगा, खड़ी बोली, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अपभ्रंश के भेद। तो एक पहले देख ले, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी आया। दूसरा क्या है? अधमागधी, अधमागधी से पूर्वी आया। पश्चिमी सौरसेनी से आया है, पूर्वी किससे आया? अधमागधी से। और मागधी से क्या आया है? तो बांग्ला आया है, बिहारी आया है, उड़िया आया है, असमिया आया है। अरे खस होता है, खस, खस से पहाड़ी आया है। ब्राचड़, ब्राचड़ से क्या है? पंजाब और सिंधी भाषा आया है। महाराष्ट्री से क्या है? मराठी आया है, ठीक है। ये अपभ्रंश है और उसके अंदर बोले जाने वाली भाषा परिवार है, ठीक है। अब देखते हैं हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को बनाया गया। हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया? तो 14 सितंबर 1949 को, डेट याद रखना। हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया? 14 सितंबर 1949। हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 14 सितंबर। इसीलिए मनाते हैं हम लोग राजभाषा दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को, ठीक है। कब राजभाषा दर्जा बनाया दिया गया था? 14 सितंबर 1949 को, ठीक। अब हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा की बोलियाँ। हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा, याद रखना। हिंदी क्या है? हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है ना। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या है? देवनागरी। हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है, और हमारी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। संघ की राजभाषा संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक वर्णित है। हम लोग की जो राजभाषा हिंदी है उसके बारे में हम लोग संविधान में क्या है? 343 से 351 तक की अनुच्छेद में क्या है? वर्णित है इसके बारे में। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। जो हिंदी बोली जाती है उसको 5 वर्गों में बांटा गया है। इन वर्गों को उपभाषा कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं जो उपभाषा क्या है। पहला क्या है? राजस्थानी। 5 उपभाषा के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या है? राजस्थानी। अब राजस्थानी भाषा है, अब उसके अंदर कौन कौन सी बोली आती है? तो मारवाड़ी आती है, जो पश्चिमी राजस्थानी भी बोलते हैं। जयपुरी आती है, ठुठाही आती है, पूर्वी राजस्थानी बोलते हैं। मेवाती आता है, उत्तरी राजस्थानी। मालवी, दक्षिण राजस्थानी। मतलब राजस्थानी तो जो राजस्थान है उसके चारों भाग में जो जो बोली बोली जाती है वो इसके अंतर्गत आती है। मुख्य क्षेत्र क्या? राजस्थान है। अब राजस्थानी राजस्थान में ही बोला जाएगा। पूर्वी हिंदी कहाँ बोला जाता है उसको देखते हैं। तो पूर्वी हिंदी कहाँ बोला जाता है? मध्य प्रदेश में बोला जाता है, छत्तीसगढ़ में बोला जाता है, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। इसके अंदर कौन कौन सी उपभाषा या बोली होती? अवधी, अवधी होती है, बघेली होती है, छत्तीसगढ़ी। तो हम लोग CGPSC के लिए छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आता है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, याद रखना, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पश्चिमी हिंदी। इसके अंतर्गत ये कहाँ बोली जाती है? तो हरियाणा में बोली जाती है पश्चिमी हिंदी, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। बोलियाँ कौन कौन सी आती है? तो कौरवी या खड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है। रांगरू या हरियाणी बोली जाती है। कन्नौजी या ब्रज भाषा बुंदेली बोली जाती है।
आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में क्या ब्रज भाषा बोली जाती है, तो किसके अंतर्गत आता है, वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। फिर अगला देखते हैं, चौथा क्या है, बिहारी। बिहारी ये कहाँ बोली जाती है, बिहार में बोला जाता है और उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। बिहारी के अंदर कौन कौन सी बोली जाती है, भोजपुरी, जो भोजपुरी किसके अंतर्गत आती है, बिहारी। फिर मगही और मैथिली, ठीक है, ये 3 बोलियाँ बोली जाती हैं। ठीक, अब पांचवा और अंतिम देखते हो भाषा क्या है, पहाड़ी। अब पहाड़ी कहाँ बोली जाती है, तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों पहाड़ी इलाके, इसलिए पहाड़ी बोली जाती है। कौन कौन सी बोली आती है इसके अंतर्गत, कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक वाइज क्या करेंगे, पूरे हिंदी को कंप्लीट करेंगे और आप लोग को और बाकी कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पूरा कंप्लीट कराएंगे। हर एग्ज़ाम में ये काम आएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। धन्यवाद। नमस्कार, CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइट आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे हिंदी भाषा ज्ञान पर। तो इसके पहले जो वीडियो में हम लोग हिंदी भाषा ज्ञान के बारे में विस्तृत में पढ़ चुके हैं कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है और क्या क्या क्वेश्चन उससे बने हुए हैं और कैसे करके वो अपभ्रंश से बन के स्वर से अपभ्रंश के से हिंदी बनी हुई है और कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी बोली बोली जाती है, सब पे बात कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए हिंदी के और वो वीडियो को देख लीजिए। तो आज हम लोग बात करेंगे हिंदी भाषा ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए वर्णमाला पर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो आगे आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहें। तो हम लोग अब बात करेंगे वर्णमाला पर। हर एग्जाम में वर्णमाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाषा किससे बना है, संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई क्या है, वाक्य होती है। पूछा गया ये छोटा छोटा क्वेश्चन, भाषा की सार्थक इकाई क्या है, वाक्य है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बोली जाती है, उपवाक्य। मतलब वाक्य से छोटी इकाई, भाषा की नहीं ना, भाषा की सबसे सार्थक इकाई क्या बोलेगी, वाक्य। और वाक्य में सबसे छोटी इकाई उपवाक्य। ठीक है, तो ये क्रम को याद रखना। सबसे बड़ा क्या होता है, वाक्य होता है। फिर उससे छोटा क्या होता है, उपवाक्य होता है। फिर उससे छोटा क्या होता है, पदबद्ध होता है। ठीक है, फिर पद आता है जिसको शब्द भी बोलते हैं। फिर अक्षर आता है, फिर ध्वनि आता है। ठीक है, तो भाषा सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, लेकिन सार्थक इकाई बोलेगी तो वाक्य, क्योंकि हम लोग उसका अर्थ निकलना चाहिए, तो वाक्य का अर्थ निकलता है। ठीक है, और देखते हैं फिर अगला। जैसे एग्जाम्पल समझिए, राम। राम शब्द क्या है, 2 अक्षर से मिलकर बना है, रा और म। और उसमें वर्ण कितने हैं, ये गिनने को आता है। कोई भी वर्ड है इसमें वर्ण कितने हैं और अक्षर कितने हैं, तो अक्षर कितने, 2, और वर्ण कितने, तो 4। कैसे, स्वर रहित र, रारेप लगा रहता है मतलब स्वर रहित है, उसमें स्वर को निकाल चुके हैं। स्वर रहित र और आ, स्वर रहित म और आ, ये मिलकर क्या बनेगा, वो राम। तो राम में कितने वर्ण हैं, तो 4 वर्ण हैं। और अक्षर कितने, 2 अक्षर। वर्णों के क्या है, व्यवस्थित समूह को क्या बोला जाता है, वर्णमाला बोला जाता है। तो वर्णमाला किसको बोलते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। मूलतः हिंदी में लेखन के आधार पर कितने वर्ण हैं, तो 52 वर्ण है, याद रखना। लेखन के आधार पर कितने वर्ण हैं, तो 52 वर्ण है। ठीक है, क्या क्या है देखते हैं। 11 स्वर हैं, ठीक है, 2 अयोगवाहक हैं, 33 व्यंजन हैं, 2 द्विगुण व्यंजन है और 4 संयुक्त अक्षर हैं। इन सबको मिला के कितने हुए, तो 52 वर्ण हुए। ठीक है, अब देखते हैं अगला हम लोग स्वर क्या है, स्वर के बारे में जानेंगे। तो स्वर की अब कौन कौन सा है, अ, आ, ई, उ, री, ए, औ। ठीक, ये कितने, 11 क्या है, स्वर है। इसमें याद रखना, री सिर्फ एक ही रहता है और जो छोटा री रहता है एक ही है। ठीक है, और जो बड़ा री वो संस्कृत में होता है, इसमें नहीं होता। ठीक, फिर अगला देखते हैं ह्रस्व स्वर, मतलब लघु, या फिर इसको लघु स्वर भी बोलते हैं। तो लघु मतलब कौन कौन छोटा है, अ, ई, उ और री। तो टोटल कितने लघु स्वर हुए, 4, याद रखना। ठीक है, 4 लघु स्वर। अब दीर्घ स्वर की बात करते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से, आ, ई, उ, ए, औ, 7 है। ठीक है, दीर्घ स्वर कितने, 7, जिसमें मात्रा लगी हो दीर्घ स्वर कहलाएगा और जिसको बोलने में जस्ट डबल समय भी लगता है। ठीक है,
और 2 अयोगवाक पे बात किए थे, तो अयोगवाक क्या होता है, आहा, ठीक है। इसी को किसी किसी स्वर में भी लेते हैं, तो ये 13 11 और 13 होता है, तो इसको उसमें जोड़ देते हैं 13 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग को टोटल 52 अक्षर कौन कौन से समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे स्वर के बाद व्यंजन पर बात करते हैं कि कौन कौन से व्यंजन हैं। तो व्यंजन को भी कई कैटेगरी में बांटा गया है, 33 व्यंजन है, अब उसको बांटे हुए हैं। तो पहला देखते हैं स्पर्श व्यंजन, मतलब इसको बोलने के लिए हम लोग का जो जीभ है या मुंह कहीं ना कहीं स्पर्श करने के बाद ही बोला जाता है, तो स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। कितने होते हैं, इसको वर्ग में बांटा गया है, 5 वर्ग में इसको बांटा गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ठ वर्ग और प वर्ग, क च ट ट फ, ठीक है। तो क वर्ग में क्या कहते हैं, क ख ग घ अंगा, ठीक है। और च वर्ग में च छ ज झ ज्ञ, और ट वर्ग में ट ठ ढ ठ ड़ न, ठीक है, ट ठ ड ढ। और ह वर्ग में क्या आता है, त वर्ग में क्या आता है, त थ द ध न। अब प वर्ग क्या होता है, प फ ब भ म। आप लोग इसको 4 से 5 बार याद करिए, लिख लिख के याद करिए, तब याद होगा, ये बहुत काम आएगा भी। हर वर्ग वाइज ही याद होना चाहिए, पूछा जाता है ये कौन से वर्ग का है, कोई भी दे देगा, द जैसे दे देगा, ब कौन से वर्ग का है, तो याद होना चाहिए प वर्ग का है, ठीक है। और फिर इसी में जो ये द्विगुण व्यंजक बोला जाता है कि इसको अड़ा और ठा को, ठीक है। अब देखते हैं अगला अंतःस्थल व्यंजन। अंतःस्थल बोला जाता, किसको बोला जाता है, 4 होते हैं अंतःस्थल व्यंजन। कितने होते हैं, 4, य र ल व, ठीक है। 4 अंतःस्थल व्यंजन होते हैं, य र ल व। इसमें जो र है, र को क्या बोला जाता है, लूढ़िक व्यंजन। र को क्या बोला जाता है, लूढ़िक व्यंजन, याद रखना, ये भी कई बार पूछा है, निम्न में से लूढ़िक व्यंजन कौन सा है, तो र आएगा, ठीक है। फिर ल को क्या बोला जाता है, पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। ल क्या है, पार्श्विक व्यंजन, ये दोनों याद रखना। अंतःस्थल में 4 होते हैं, ठीक है। उसमें 2 को क्या बोलते हैं, एक तो लूढ़िक बोलते हैं, एक पार्श्विक बोलते हैं, ठीक। फिर अगला देखते हैं हम लोग ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो ऊष्म या संघर्षी क्यों बोला जाता है, जब हम लोग ये शब्द को बोलते हैं तो हम लोग के मुंह से क्या गर्म हवा निकलता है, ऊष्मा निकलता है, इसलिए क्या बोला जाता है इसको ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से होते हैं, तो स होता है, ये वाला स, तीनों स होता है, और ह। इसको बोल के देखिए मुंह से, स स स ह, तो एक गर्म हवा निकलती है मुंह से, उसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी, संघर्ष करके बाहर आता है, ठीक है। तो अब स्वर देख लिया हम लोग, क्या क्या पढ़े स्वर में, ह्रस्व स्वर पढ़े, ठीक है, दीर्घ स्वर पढ़े और फ्लूट स्वर। अब फ्लूट स्वर क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ बोलते हैं, राम, हे, तो बीच में जो गेप आता है, लंबा खींचते हैं हम लोग, राम, तो जो उसी को क्या बोला जाता है, फ्लूट स्वर बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखना फ्लूट स्वर क्या होता है करके, मेंस में किसी में पूछ देता है 2 नंबर में, छोटा सा, ठीक। अब अगला देखते हैं हम लोग जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, ठीक है। जीभ के प्रयोग के आधार पर देखेंगे तो क्या होता है, स्वर को जीभ के प्रयोग के आधार पर बांटेंगे। पहला क्या होता है, अग्र स्वर होता है, ठीक है। जब जीभ का अग्र भाग काम करे तो उसको क्या बोलेंगे, अग्र स्वर। अब बोल बोल के देखिए तभी समझ में आएगा, ई ए, ये 4 क्या है, अग्र स्वर है। बोलिए ई ए, देखिए जीभ का जो आगे वाला भाग है वो काम कर रहा है, तो अग्र स्वर, ठीक है। और पश्च स्वर में क्या होता है, जो जीभ का पश्व भाग काम करे, ठीक है। और मध्य स्वर में क्या होता है, जीभ का मध्य भाग, तो मध्य स्वर में कौन सा आता है, अ बोल के देखिए, अ बोलोगे तो जीभ के बीच से आवाज आता है, अ, ठीक है। और पश्च स्वर में क्या होता है, जीभ का जो पीछे वाला भाग है वो काम करेगा, आ, ऊ, औ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जीभ का जो पीछे वाला भाग काम करता है। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे हमेशा क्वेश्चन बनता है उसको ध्यान देंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नासिका या नासिक के व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है, नासिक या नासिक के वर्ण बोलते हैं। तो अंगा, ज्ञ, अड़ा, ठीक है, न, म, ठीक है। ये क्या होता है, नासिक, इसको बोल के देखिए तो नाक से हवा निकलेगा, नाक से आवाज आएगा, न, अड़ा, ठीक है। दंत, दूसरा क्या होता है, दंत मूल, दंत मूल क्या होता है, जो दांतों से निकलता है, ठीक है। ल, दांत एक दूसरे के आता है पास में, ठीक है, ल, ठीक है, मतलब जो होंठ है वो दांत से तक छूता है दांत को जाके, तो ल,
फिर आता है दंत, दंत मतलब ता वर्ग, जितना ता वर्ग होता है। अब ता वर्ग कौन कौन सा, ये इसी को बोला, याद रहता तो अभी तुम्हें बताया ता वर्ग। देखो ता वर्ग क्या होता है, त थ द ध न, तो जो त थ द ध न ये सब किस में आता है, तो आप लोग का दंत में आता है। उसको बोलोगे तो दोनों दांत क्या है, एक दूसरे पे टकराता है। और सा बोल के देखिए, सा दोनों दांत एक दूसरे से टकराएगा। ठीक है, अगला दंत और होंठ, मतलब दांत और जीभ, होंठ होंठ, दांत और होंठ दोनों काम करता है। वाह बोलिए, वाह। ठीक है, और अगला क्या होता है, होस्ट, मतलब ओंठ, ओंठ से जो निकलता है। ठीक है, तो ओंठ से क्या क्या निकल, ऊ। और जितने पावर के टोटल पावर के किस में आते हैं, ओष्ठ में आते हैं। ठीक है, इसको लिख लिख के बनाना अच्छे से। ओष्ठ में क्या आता है, पावर के, बोल के देखिए, ऊ। इसमें क्या, होंठ गोल गोल बनता है, गोलाई। ठीक है, उसके आधार पर बांटा गया है। ओष्ठ और कंठ, मतलब ओंठ भी काम करेगा, गोला बनेगा, और कंठ से आवाज निकलता है, ओ आ, बोल के देखिए, कंठ से आवाज निकल रही है और ओंठ क्या, गोलाई आ रही है। ठीक, फिर अगला है मूर्धन्य। मूर्धन्य किसको बोला जाता है, जो हम लोग का जो मसूड़ा होता है, मसूड़ा, तो री, तो जीभ क्या मसूड़ा को जाकर टच करता है, दांत के ऊपर जो भाग होता है उसको बोलते हैं मूर्धन्य। ठीक है, री, और जो जितना टा वर्ग है, जितना भी टा वर्ग है वो सब आता है, और सा। ठीक है, जितना टा वर्ग किस में आता है, तो मूर्धा में आता है। पा वर्ग किस में आता है, ओष्ठ में आता है। ठीक है, तो ये याद रहेगा, तो कोई भी शब्द दे देगा तो देख लेंगे हम लोग। ठीक, तालु, तालव्य, तालु गाल, जो गाल होता है उससे क्या होता है, ई च, तो पूरा च वर्ग आता है। ठीक है, य स, थ, थ बोल के देखिए, थ, स बोल के देखिए। तो जो तालु क्या है, गाल क्या है, वो काम करना होता है। फिर अगला क्या है, कंठ प्लस तालु। ठीक है, ए, इसमें क्या करता है, कंठ और तालु दोनों काम करता है। ठीक है, फिर अगला क्या होता है, कंठ, जो कंठ से आवाज़ निकलता है, आ, अह, और पूरा क वर्ग। तो याद रखना, कंठ से क। ठीक है, फिर गाल से क्या, मूर्धन्य से तालु, तालु से च वर्ग आता है, लाइन से आता है। पहले क वर्ग किससे आता है, कंठ से आता है। फिर च वर्ग किससे आता है, तो तालु से आता है। ठीक है, फिर मूर्धा से, ठ वर्ग कौन से, मूर्धा से आता है। ठीक, फिर दंत किससे आता है, त वर्ग क्या आता है, दांत से आता है। ठीक है, ऐसे क्रम से ऐसे आया हुआ है, लिखोगे वह क्रम से इसमें नहीं लिखा हुआ हूँ। ठीक है, ठीक है, और लास्ट में कौन सा आता है, क वर्ग किस में आता है, तो होस्ट में आता है। ठीक है, अच्छे से। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइत आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लोग बात करते हैं हिंदी भाषा ज्ञान के। हिंदी भाषा ज्ञान का पिछले 2 क्लास हो चुका है, जिसमें हम लोग हिंदी भाषा का इतिहास के बारे में बात किए थे पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में वर्णमाला पर बात किए थे। उसी वीडियो का थोड़ा सा भाग इसमें बचा हुआ था, उसी को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। हम लोग ने पिछले वीडियो में बात किया था कि स्वर के बारे में, कितने अक्षर हैं, उनको विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया था। जीभ के आधार पर, बोलने के आधार पर, बहुत से प्रकार से उन्हें बांटा हुआ था। तो अभी तक आप लोगों ने इसका सेकेंड भाग नहीं देखा है तो उसको जाकर पहले प्लेलिस्ट से हिंदी के खंड से देख लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तथा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आप लोग को 7 पेपर के पूरे सभी विषय के नोट्स हैंड रिटन नोट्स ही मिलेंगे। आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हो, उसमें सभी विषय के प्लेलिस्ट बने हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्णमाला में हम लोग का बचा हुआ था कुछ घोषत्व के आधार पर, कुछ वर्गीकरण बचा हुआ था, उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोई भी हम लोग ध्वनि बोलते हैं, मुंह से जो वर्ड निकलता है, तो हम लोग को फेफड़े से जो हवा के साथ निकलता है, तो कहाँ कहाँ से निकलता है, तो कंठ से होता है। कंठ के बाद वो कहाँ जाता है, वो तालुक मतलब गाल में जाता है। ठीक है, गाल से क्या होता है, मूर्धन्य मतलब क्या होता है, जो दांत का ऊपरी हिस्सा होता है, मसूड़ा हो गया, उसमें से निकलता है। और कुछ दंत, उसका दंत आता है, दंत क्या होता है, दांत होता है। फिर ओष्ठ क्या होता है, लास्ट में ओठ। ठीक है, तो ये क्रम है, इसी प्रकार से हम लोग का आवाज़ होते हुए आता है। अब हम लोग को इसी वर्गीकरण को आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग देखेंगे घोषत्व के आधार पर। ठीक है, तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं घोषत्व के आधार पर, सघोष और अघोष। ठीक है, तब देखते हैं अघोष। अघोष क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में
जो स्वर ध्वनियाँ कंपन ना हो, ठीक है, जिसमें कंपन ना, बोलने पर डायरेक्ट निकले, और हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। आप लोग को 5 वर्ग बताया था, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ठीक है। आप लोग बोला था इसको 2 से 3 बार लिख के याद कर लेना। 5 5 25 शब्द है, इसमें 25 अक्षर आते हैं, ठीक है। ये याद रहेगा, आप बता देंगे फट से पहला और दूसरा। तो जैसे क वर्ग का पहला क्या हुआ क, दूसरा क्या हुआ ख, तो ये दोनों क्या हो गए, अघोष हो गए। च वर्ग का क्या, च और छ। ट वर्ग का ट और ठ। ट वर्ग ततरवाल का क्या होता है, त और था। फ का क्या होगा, प और फा, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष होता है। अब उसका देखते हैं सघोष। सघोष क्या होता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन हो, ठीक है। तो हर वर्ग का तीसरा और चौथा पांचवा, ठीक है। तो अघोष में क्या हुआ, पहला और दूसरा। सघोष में क्या हुआ, तीसरा, चौथा और पांचवा, याद रखना। जैसे क वर्ग का क्या होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ग, ध, ध अंगा, ठीक है, ग, ध अंगा, ठीक है, ज, झ, ज्ञ, ठीक। इसी प्रकार पांचों वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है, सघोष होता है। आप लोग पहले उसको लिख के याद कर लीजिए, उसके बाद ये सब समझ में आएगा। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, पांचों वर्गों को लिख के याद कर लिए। पिछले वीडियो में बोला था, होमवर्क दिया था मैं। फिर उसके बाद अब अगला देखते हैं। ये दोनों क्लियर हो गया। अब अगला क्या देखेंगे, प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर भी 2 प्रकार होता है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले तो उसको क्या बोलते हैं, अल्प प्राण। कम हवा निकले, अल्प प्राण, ठीक है। तो अल्प प्राण के अंतर्गत कौन आता है, 1, 3, 5, मतलब हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। जैसे क वर्ग का है तो पहला क्या है, क है, तीसरा क्या है, ग है, ठीक है, और पांचवा क्या है, अंगा है। तो उसी प्रकार से सभी वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा के इसमें आता है, अल्प प्राण में आता है। फिर अगला देखते हैं महाप्राण। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, ठीक है, तो क्या हो जाता है, महाप्राण। तो कौन कौन सा आता है इसमें, दूसरा और चौथा, ठीक है। अल्प प्राण में क्या आता है, 1, 3, 5, और महाप्राण में दूसरा और चौथा, ठीक है, हर वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर, ठीक है। तो ये हो गया प्राणत्व के आधार पर। अब अगला देखते हैं हम लोग अंतःस्थल व्यंजन। इसके बारे में पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। 4 होता है, य, र, ल, व, ये चारों होते हैं, य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। तो कहाँ कहाँ से निकलते हैं, तो हम लोग ने ये सब पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। यह कहाँ से होता है, तालव्य वर्ग का है। र का है, ठीक है, जो वत्स्य वर्ग का है, ठीक है, ठीक है। तो यह रहा, इनका वर्ग देख लेना, ठीक है। ये वर्ग होंगे उनका, तालुक्य, दंतस्य, दंतोष्ठ, ठीक है। ये और ये उनका उच्चारण स्थान। यह कहाँ से निकलता है, तालु से निकलता है। र कहाँ से निकलता है, तो देवमूल से निकलता है, ठीक है। और ल कहाँ से निकल, दंत मूल से। वह कहाँ था, दंतोस्थ, ऊपर के दांत और निचला होंठ। अर्थात जब हम लोग का जीभ क्या, जो दांत क्या, ऊपर का दांत और निचला होंठ और टकराता है तो क्या, दंतेष्ठ। तो याद करना, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, 4 हैं। और ये चारों किसके अंतर्गत आते हैं, सघोष के अंतर्गत आते हैं। और सघोष किसको बोलते हैं, हम लोग याद करिए, 3, 4, 5। और अल्प प्राण के अंतर्गत है। अल्प प्राण किसको बोलते हैं, 1, 3, 5, ठीक है। तो इस प्रकार याद करना। और इसी में एक बार और ध्यान देने योग्य है, य और व को, य और व को क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर भी बोलते हैं। तो कई बार पूछा गया है, निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है, तो य और व, ठीक है, अर्ध स्वर है। अब अगला देखते हैं हम लोग ऊष्म संघर्षी। ये भी पहले हम लोग बात कर चुके हैं, मतलब वे अक्षर जिसको बोलने में ऊष्मा बाहर आए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। आप लोग जानते हैं स, स, ह, ये 4 प्रकार के ऊष्म संघर्षी होते हैं। तो इन चारों में से तीनों स प्रकार क्या होते हैं, अघोष है और महाप्राण है, ठीक है। अघोष और महाप्राण इन दोनों पर बात कर चुके हैं। अघोष और महाप्राण, अघोष क्या होता है, 3, 5, महाप्राण क्या होता है, 2 और 4, ठीक है। और जो ये ह है, ह कौन से में आता है, सघोष में आता है। सघोष और महाप्राण के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं उच्छिप्त व्यंजन के बारे में। उच्छिप्त व्यंजन क्या होता है, इसके बारे में भी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। 2 होता है, ठीक है, अड़ा और अड़ा, ठीक है, 2 प्रकार के हैं। इनको मूर्धन्य भी बोला जाता है, ठीक है।
तो अड़ा क्या हो रहा है, अल्प प्राण, ठीक है, और ये क्या होता है, महाप्राण, ठीक। ये दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन होते, कई बार पूछा उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से है, तो ये दोनों याद रखना, ठीक है। फिर अगला देखते हैं अयोगवाह। अयोगवाह दो प्रकार के हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, अंगा और आहा। तो अंगा को क्या बोलते हैं हम लोग, ऊपर में ऐसे अम की मात्रा जब के लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। और अंगा को क्या हम लोग विसर्ग के मात्रा से लगा के लिखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो अनुस्वार कौन सा होता है, ये ऊपर में जो बिंदु रहता है, खाली बिंदु, चंद्र बिंदु नहीं, खाली, उसको आगा स्वर बोलते हैं। खाली बिंदु अनुस्वार कहलाता है, और दो ठो बिंदु क्या कहलाता है, विसर्ग कहलाता है, जिसका प्रयोग ह के रूप में होता है। ये जो विसर्ग प्रयोग ह के रूप में करते हैं। और लास्ट और अंतिम क्या है हम लोग का, संयुक्त वर्ण। ये भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। इस पर भी बात करते हैं, संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, 4। हमेशा एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे, संयुक्त व्यंजन हमेशा व्यापक ने वन डे एग्जाम। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइट आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लोग बात कर रहे थे हिंदी भाषा ज्ञान के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग ने वर्णमाला के बारे में बात की थी। उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ नेटवर्क इशू कारण अचानक से वीडियो बीच में ही ख़त्म हो गया था, तो उसमें से कुछ शेष पार्ट बच गया था थोड़ा सा, उसको अभी कवर कर लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग ने अगला टॉपिक लेंगे वर्तनी के बारे में बात करेंगे। साथ ही आप लोग को बता दूं वीडियो के लास्ट में आप लोग के लिए होमवर्क है, 15 क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बोलना चाहूँगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं जो शेष बचा हुआ था वर्णमाला के बारे में। तो वर्णमाला के बारे में हम लोग ने सभी चीज़ पढ़ चुके हैं। अभी तक आप लोगों ने बाकी वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके हिंदी भाषा ज्ञान के में जाकर आप सभी वीडियो को क्रम से देख सकते हैं। तो हम लोग ने सभी बारे में बात कर चुके थे। अब हम लोग बात कर रहे थे, लास्ट जो टॉपिक छूट गया था, संयुक्त वर्ण। तो संयुक्त वर्ण कितना होते थे बात कर लिए थे, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो छ, त्र, ज्ञ और श, ठीक है, छ, त्र, ज्ञ और श, ठीक है। तो ये ठीक है, छ किससे बनता है, तो ये क और श से बनता है। तो क के नीचे जो ये बिंदु रारेफ लगा हुआ है, ये दर्शाता है कि इसमें से क्या हुआ है, जो स्वर निकला हुआ है। जैसे कोई भी वर्ड है, जैसे क है, ये पूरा क लिखा हुआ है। अगर हम इसमें से स्वर को निकालना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे, ये क लिखेंगे, इसके नीचे ऐसे डंडा लगा देते हैं, ठीक है, और प्लस अ को बाहर निकाल देते हैं। तो ये क्या बोला जाता है, स्वर रहित क बोला जाता है, ठीक है। ये आधा का नहीं, स्वर रहित क है। इसमें जैसे ही अ डालेंगे ये क हो जाएगा, और जैसे आ डालेंगे तो ये आ के मात्रा लग जाएगा, ठीक है। तो स्वर रहित क और श से बना है क्या, छ। और त्र किससे बना है, स्वर रहित त और र, ठीक है। ज्ञ किससे बना है, स्वर रहित ज और ज्ञ से। श किससे बना है, स्वर रहित शक्कर वाला श से और र से। ये चारों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। एक बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है, क्योंकि आदमी इसको देखता नहीं कि ट ज इसे नहीं देता, इसको घुमा घुमा दिया रहता है, ठीक है। तो ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लिख कर प्रैक्टिस कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे बात करेंगे वर्तनी के बारे में। तो वर्तनी क्या होता है देखते हैं। वर्तनी क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी शब्द लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, मात्रा में गलती होता है, बिंदु चंद्र बिंदु लगाने में गलती होता है, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा में गलती होता है, उसी को क्या बोलते हैं, वर्तनी बोला जाता है। लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। इसको अक्षरी भी कहते हैं, इसे क्या हिजके भी कहते हैं, मतलब हिजका में उच्चारण में भी जो गलती होती है उसको वर्तनी कहते हैं, ठीक है। तो ये जैसे अशुद्ध वाक्य आगामी, आगामी का क्या होता है, आगामी होता है, अ नहीं होता, आक मात्रा होता है। अंत्याक्षरी का क्या होता है, अंत्याक्षरी होता है। तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट शब्द है उसको हम लोग इसमें लिए हैं, ठीक है। बुक में आप लोग को बहुत सारा शब्द मिल जाएगा, तो इसको एक एक ठो नहीं बता रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में इसको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। इतना तो आप लोग को पता होना ही चाहिए, बाकी बुक से भी पढ़ लेना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लिए, इसको कॉपी में लिख लेना याद से। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आया हुआ है, इतना ले लीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेके। अब लास्ट में आप लोग को मैं बताया था होमवर्क, आप लोग को कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोग को इसी वर्तनी से है, और बुक से आप लोग और पढ़ लेना, उसका इसका आंसर देना कमेंट में। पहला का ए, पहला का 2, पहला से ऐसे करके आप लोग 15 क्वेश्चन है, उसको कमेंट में आंसर देना आप लोग, ठीक है।
ये क्वेश्चन नंबर पहला है। वर्तनी की दृष्टि से तुष्टिहीन शब्दों को चिन्हित कीजिए। सब आया हुआ क्वेश्चन है, व्यापम में आया था 2016 में। तो इसी प्रकार क्वेश्चन बनता है, ये बताने का उद्देश्य है। तो देख लेना, इसमें जो गलत है उसको बताना है, त्रुटिहीन नहीं, जो सही है उसको बताना है, जो इसमें त्रुटि नहीं है। ठीक है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, कमेंट करते जाइए आंसर आप लोग, पहला के ए, दूसरा के बी, ऐसे करके। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके आंसर देते जाइए। पांचवा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन, आठवां नौवां क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर देते जाना है। 10वां 11वां क्वेश्चन, ये 12 और 13 क्वेश्चन आ गया। ये 14 और 15 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, यूट्यूब के हैंड रिटन नोट्स में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम कंटिन्यू करेंगे हिंदी भाषा ज्ञान। हिंदी भाषा के कुछ क्लासेस डले जा चुके हैं, आप पहले उन्हें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं शब्द विचार। तो शब्द विचार क्या है? शब्द किन से मिलकर बना है? हमको पता है शब्द किन से मिलकर बना है, वर्ण से मिलकर बना है। वर्ण से अक्षर बनते हैं और इनके समूह से क्या बनता है? शब्द बनता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। भाषा की न्यूनतम इकाई है वाक्य। ठीक है, भाषा की न्यूनतम इकाई क्या है? वाक्य। और वाक्य की न्यूनतम इकाई शब्द। वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। ठीक है, हमको तो पहले से पता है वर्ण मिलकर क्या बनते हैं? अक्षर। और इससे मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है। ठीक है, हम देखते हैं अब इसके प्रकार। तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक क्या? सार्थक और दूसरा निरर्थक। नाम से स्पष्ट होता है कि सार्थक क्या है, निरर्थक क्या है। सार्थक में देखते हैं, सार्थक जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, क्या? जिनका कुछ अर्थ होता है, जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मंदिर, पुस्तक। मंदिर नाम सुनते ही हमको अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि मंदिर मतलब एक धार्मिक स्थल है जहाँ लोग पूजा करने आते हैं। ठीक, पुस्तक, पुस्तक नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि पुस्तक मतलब क्या? ये ज्ञान का भंडारण का समूह है, ये वो होता है पुस्तक। ठीक है, तो इनसे कुछ अर्थ निकल रहा है, तो ये मंदिर, पुस्तक, ये क्या है? सार्थक शब्द है। और आते हैं हम दूसरा निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या होता है? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, जिनका प्रयोग स्थान विशेष पर बोलचाल की भाषा में करते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, हम इसमें क्या बोलते हैं? हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, उससे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। उदाहरण के लिए फटाफट, चटाचट, धर धर, तो इसमें कोई विशेष अर्थ नहीं दिख रहा है। ठीक है, और हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, इसीलिए ये क्या है? निरर्थक शब्द है। आगे देखते हैं, अब हम उत्पत्ति के आधार पे देखते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन में यही लिया जाता है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन में 4, 5, 6 दिया रहता है, तो हम जनरली उत्पत्ति के आधार को ही लेते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक, हम देखते हैं, चलिए क्या है तत्सम, तद्भव। तो तत्सम क्या है? हिंदी में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं। किससे? संस्कृत से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं, जिनमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ है, सब तत्सम शब्द कहलाता है। ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं तत्सम में। तत्सम और तद्भव, कौन सा तत्सम है, कौन तद्भव है? ठीक, नाम में भी कंफ्यूजन होता है, तो कौन संस्कृत का है, कौन हिंदी भाषा है। तो देख लेना, जहाँ संस्कृत में क्या है? स है, तत्सम में भी क्या है? स है। तो इसमें आप आसानी से दिमाग लगा सकते हो कि तत्सम मतलब संस्कृत वर्ड ही होंगे। तो जहाँ भी संस्कृत शब्द आते हैं तो आंख बंद करके आपको क्या कर देना है? तत्सम शब्द। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या क्या है? मयूर, ये एक संस्कृत शब्द है, तो क्या हो गया? तत्सम शब्द। नयन, ये भी एक संस्कृत शब्द है, तो क्या हो गया? तत्सम शब्द। अमूल्य, वानर इत्यादि, ये क्या है? तत्सम शब्द। अब हम नेक्स्ट देखते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या है? तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण परिवर्तन होने से जो शब्द बना है वो तद्भव कहलाता है।
ठीक है, ये समय के साथ परिस्थिति के साथ बदलते बदलते गया तो वो क्या कहला गया, तद्भव। ठीक है, तो तद्भव तत्सम से उत्पत्ति हुई है। तो तत्सम में संस्कृत वर्ड यूज करते थे, तो संस्कृत क्या होता था, कठिन होता था, और तद्भव हिंदी थोड़ा इजी है संस्कृत से। ठीक है, तो संस्कृत का जो हिंदी रूपांतरण है, ये समझ सकते हो, संस्कृत का हिंदी रूपांतरण ही तद्भव कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आग, आग को पहले अग्नि कहते थे, अग्नि से आग हो गया। मयूर, मयूर से मोर, वानर से बंदर, चंद्रमा से चांद बन गया, तो ये क्या हो गया, तद्भव हो गया। ठीक है, तो तद्भव हिंदी शब्द है, ये एक सरलतम रूप है तत्सम का। ठीक, आगे देखते हैं हम देशज। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश की भाषाओं से हुई है वो देशज कहलाते हैं। ठीक है, देश में जो भाषा बनी है, उत्पत्ति हुई है, वो हमारा देशज कहलाता है। जैसे कि दुआ, थोथा, लोटा इत्यादि, ये क्या है, देशज हैं। नेक्स्ट देखते हैं विदेशज। तो विदेशज क्या होता है, दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, दूसरी भाषा से आए हैं वो विदेशज कहलाते हैं। जैसे कि अलमीरा, आलपीन, ये सब विदेशी शब्द हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं तत्सम और तद्भव में। तो ये क्रम आप चेंज कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे, यहाँ होगा तत्सम और यहाँ होगा तद्भव। ठीक है, तो ये तत्सम के जगह में आप कर लो तद्भव, और तद्भव के जगह में कर लो ये तत्सम है। ठीक है, और इधर का तद्भव है। ठीक, आप इसको सुधार लीजिएगा। तो तत्सम इधर का है, तद्भव इधर। तत्सम में अगम्य, आपको बता दूं, जहां भी आधा वर्ड यूज होगा ना, आधा शब्द, जैसे आधा म है, यहाँ आधा ल है, तो समझ जाना है कि ये संस्कृत शब्द है। ठीक है, तो अगम्य संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, अगम। अमूल्य संस्कृत शब्द है, फिर तत्सम क्या हो गया, अमोल। अग्नि आधा ग है, तो समझ गए क्या हमारा ये तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, आग। आम्र, और ये आधा र टाइप से आया ना, इस वाली र, तो समझ जाना कि ये भी क्या है, संस्कृत शब्द है, तो आम्र, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, आम। नासिका तत्सम है, तद्भव हो गया नाक। विवाह, इसका तद्भव हो गया व्या। ठीक है, तो ज़्यादातर व भी है तो वो भी संस्कृत शब्द होते हैं। ठीक, तो विवाह तत्सम हो गया, इसका संस्कृत शब्द क्या हो जाएगा, व। ये सारे क्या है, तत्सम वाले हैं, और इधर वाले क्या है, तद्भव। ठीक है, संस्कृत वाले हैं और इधर वाले हिंदी वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम, और क्या बच गया, वाष्प। वाष्प में भी व आया और ये वाला स आता है, तो ये जनरली समझ जाना है कि क्या हमारा संस्कृत शब्द है। संस्कृत शब्द मतलब क्या हो जाएगा, तत्सम। ठीक है, क्या हो जाएगा, तत्सम। तो इसका ये क्या है, वाष्प, तो वाष्प का तद्भव क्या हो जाएगा, भाप। भ्राता, भ्राता का तद्भव क्या हो जाएगा, भाई। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अब रचना के आधार पे। तो रचना के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या है रूढ़ शब्द। जिनका कोई भी खंड सार्थक न हो, जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, परंपरा से विशेष अर्थ में प्रयुक्त होगा, लेकिन उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं होगा। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द। जैसे कि क्या है, लोटा, उसके खंड मतलब यदि हम संधि विच्छेद करेंगे, लोटा को यदि हम संधि विच्छेद कर दिए तो लो धन टा। ठीक है, तो इसमें लो टा, इससे कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, कोई सार्थक स्पष्ट नहीं हो रहा, तो ये क्या शब्द होंगे, रूढ़ शब्द। जैसे कि कल, तो कल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, क धन ल, तो इसमें भी कोई स्पष्ट नहीं हुआ अर्थ दोनों के विच्छेद में, तो ये क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द में खंड करने पे, संधि विच्छेद करने पे उनके जो वर्ण बने हैं उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है। अब हम देखते हैं यौगिक। यौगिक क्या होता है, यौगिक उन शब्द को कहते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या है, विद्यालय, विद्यालय को जब हम तोड़ेंगे, ठीक है, खंड करेंगे तो क्या होगा, विद्या धन आलय। विद्या मतलब जानते हैं क्या है, ठीक है, विद्या ज्ञान, और आलय मतलब निवास करने वाला, आलय, ठीक है, ग्रहण करने वाला। तो जहाँ विद्या ग्रहण की जाती है वो क्या कहलाता है, विद्यालय। ठीक है, तो इसका दोनों का, इसके संधि विच्छेद जब इसका खंड है, दोनों का अर्थ अपना अपना अर्थ है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, यौगिक। दया सागर, इसको हम संधि विच्छेद किए तो दया धन सागर, तो दया का अर्थ भी समझ में आ रहा, सागर का अर्थ भी समझ में आ रहा, तो ये भी कौन सा शब्द होगा, यौगिक शब्द। ठीक, अब हम देखते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ क्या होता है, तो ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाता है, योग रूढ़। ठीक, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ क्या है, पंकज धन ज। पंकज, पंकज को यदि हम खंड बांटे तो क्या हो गया, पंख धन ज। पंख मतलब क्या होता है, कीचड़।
पंख मतलब क्या होता है, कीचड़। और ज मीन्स क्या होता है, जल में रहने वाला। ठीक है, ज मीन्स क्या होता है, जल में रहने वाला। तो जल में रहने वाला और कीचड़ में खिलता है क्या, पंकज। तो हम कीचड़ और जल को छोड़कर इन दोनों के जगह में विशेष अर्थ क्या को बताए, पंकज को बताए, कमल को बताए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, योग रूढ़। तो योग रूढ़ में क्या होता है कि ये दोनों के अर्थ को छोड़कर, सार्थक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराता है। तो यहाँ हम कीचड़ और जल से कमल का बोध करा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, यौगिक रूढ़। ठीक, अब इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप कमेंट जरूर करिए। आप बताना है ये शब्द देशज है, विदेशज है, तत्सम है या तद्भव है। ठीक, तो आप नोट करिए और कमेंट अवश्य कीजिए। जैसे अभी दिवाली आ रहा है, तो आप मुझे बताइए दीपावली ये तत्सम है या तद्भव है। पहला क्वेश्चन, दीपावली तत्सम है या तद्भव है, आप कमेंट करके अवश्य बताइए। नेक्स्ट है कर्तव्य, ये तत्सम है या तद्भव है, कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, आलस्य तत्सम है या तद्भव है। आप लोगों को और मैं बता दे रही हूँ, एक हिंट दे देती हूँ, जहाँ भी आधा यूज़ हो या तो आधा र यूज़ हो, वो लगभग संस्कृत वर्ड होते हैं। ठीक है, और बताना है आपको नारियल, नारियल का तत्सम शब्द क्या होगा। ठीक, नेक्स्ट है जमाता, जमाता तत्सम है या तद्भव है, ये बताना है। नोट कर लीजिए सारा। मैं पहला बोली दीपावली, आपको बताना है तत्सम है या तद्भव है, कमेंट करके अवश्य बताएं। दूसरा कर्तव्य, तीसरा आलस्य, चौथा नारियल का आपको तत्सम बताना है, पांचवा जमाता। आपको ये बताना है इसमें तत्सम है या तद्भव है, और आप मुझे बताना है, अब ये तत्सम तद्भव का था, अब देशज और विदेशज का बताइएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। हाँ, नोट कीजिए, गिड़गिड़ाना ये देशज है या विदेशज है, गिड़गिड़ाना आपको देशज विदेशज में बताना है। ठीक है, तो तत्सम तद्भव के लिए 5 क्वेश्चन है, देशज विदेशज के लिए भी 5 क्वेश्चन। तो पहला है गिड़गिड़ाना, दूसरा लिखिए दवा, दूसरा लिखिए दवा, दवा मतलब दवाई वाला दवा। ठीक है, तीसरा लिखिए नकल, तीसरा लिखिए नकल, बताना है आपको ये देशज है या विदेशज है, नकल। चौथा लिखिए झिझक, चौथा लिखिए झिझक, झिझकना, झिझक। और पांचवा लिखिए पड़ोस। तो इसको आप कमेंट करके अवश्य बताएं। आज क्लास हम यही ओवर करते हैं, धन्यवाद। हेलो गाइस, यूट्यूब के हैंड रिटन नोट्स में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने शब्द विचार टॉपिक पर डिस्कस किए थे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना था। आप कमेंट अवश्य करें, इससे क्या होगा, एक तो आपकी फिनिशिंग अच्छी होगी, आंसर सही हो रहे हैं या नहीं, आप किस हद तक समझ रहे हैं, कितने कितने अच्छे से चीज़ों को समझ रहे हैं। दूसरा, हमें अच्छा लगेगा कि हमारा क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा। ठीक है, तो हम सबसे पहले पिछले क्लास का क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ था। तो आपको तत्सम तद्भव बताना था, जिसमें पहला क्वेश्चन था दीपावली, दीपावली में बताना था ये तत्सम है या तद्भव। ठीक है, तो दीपावली क्या है, एक तत्सम है, संस्कृत शब्द है। यदि इसका तद्भव की बात करें तो क्या हो जाएगा, दिवाली। ओके, तत्सम दीपावली, तद्भव की बात करें तो दिवाली। दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन क्या था, कर्तव्य, कर्तव्य आप लोगों को बताई थी, जहाँ भी आधा वर्ण यूज हो तो समझ जाना है कि वो भी क्या होगा, संस्कृत शब्द होगा। तो कर्तव्य भी एक संस्कृत शब्द है, मतलब ये तत्सम है। यदि इसका हम तद्भव की बात करें तो क्या हो जाएगा, कर्तव्य। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन था हमारा आलस्य, आलस्य। तो आलस्य भी देखने में हमको पता चल गया है, आलस्य है मतलब ये क्या है, तत्सम है।
और इसका यदि हम तद्भव की बात करें तो क्या हो जाएगा? आलस। ठीक है, क्या हो जाएगा? आलस। ठीक, ये तद्भव है और तत्सम आलस्य। चौथा है नारियल। तो ये एक हिंदी शब्द है, मैंने इसका तत्सम बनाने को कहा था, तो नारियल का हो जाएगा नारिकेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या मिला था? जमाता। ठीक है, तो जमाता एक संस्कृत शब्द है, ये तत्सम है। यदि इसका हम तद्भव बनाएंगे तो इसका हो जाएगा दामाद। ठीक है, दामाद को जमाता कहते हैं। हो गया। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन जिसमें तद्भव, तत्सम, तद्भव बताना था। ठीक है, आप यदि गलती कर रहे हैं तो करेक्शन कर लीजिए, यदि सही किए हैं तो आप सही समझ रहे हैं बस, और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट था आप लोगों को बताना था देशज और विदेशज में। ठीक है, तो जिसमें पहला क्वेश्चन था गिड़गिड़ाना। गिड़गिड़ाना, तो ये भी एक अपना ही शब्द लग रहा, मतलब ये देशज शब्द है गिड़गिड़ाना। ठीक है, नेक्स्ट था दवा। दवा, तो देखिए दवा एक विदेशी शब्द है, ये एक फारसी शब्द है दवा। दवा, दीवार, ठीक है, फारसी शब्द है। क्या था हम लोग का? नेक्स्ट दवा था। जैसे क्या हो गया? दीवार, दस्तूर, आप चाहो तो लिख सकते हो दस्तूर, दिलेर, दिल, दुकान। ठीक है, ये सारे क्या हैं? फारसी शब्द हैं। ठीक है, द से लगभग आएगा तो समझ आना फारसी है। तो फारसी क्या है? विदेशज शब्द है। ठीक है, तो दवा हमारा क्या है? विदेशज है। नेक्स्ट था नकल। तो नकल एक अरबी शब्द है। क्या है? अरबी शब्द है, मतलब हमारा कौन सा शब्द हो जाएगा? ये भी कौन सा शब्द हो जाएगा? विदेशज शब्द। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया? विदेशज। ओके, और जैसे कि नकल के साथ क्या हो गया? नकल, नगद, नशा, नतीजा, नहर, नाल, ये सारे अरबी शब्द हैं। ठीक है, तो नकल क्या हो गया? अरबी शब्द, मतलब विदेशज। नेक्स्ट था झिझक। झिझक, तो झिझक भी अपने यहाँ का शब्द है, देशज शब्द है। नेक्स्ट था पड़ोस। लास्ट क्वेश्चन, पड़ोस। तो पड़ोस भी एक क्या है? देशज है। ठीक है, ये इसमें पहचान में आ जाते हैं देशज। काए काए, मेल जोल, डकोसला, गोल मटोल, झरोखा, ये सारे देशज हैं। ठीक है, तो ये था कल का। आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। ठीक, आज भी हम क्लास के बाद कुछ क्वेश्चंस देंगे और उसको आपको आंसर कमेंट में बताना है। आप कमेंट अवश्य करें। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। संज्ञा, किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात नाम का ही दूसरा नाम संज्ञा है। ठीक है, ध्यान देना है, लास्ट में क्या बोले? अर्थात नाम का ही दूसरा नाम संज्ञा है। ठीक है, मतलब इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में जो भी चीज़ है, हर चीज़ का अपना अपना एक नाम है और वही नाम ही संज्ञा कहलाता है। मतलब ये समझ लो कि नाम, संज्ञा एक ही चीज़ है। हिंदी में हम नाम को संज्ञा बोल रहे हैं। ठीक, जो भी चीज़ है इस सृष्टि में वो सभी अपना एक नाम लिए हुए हैं, वो सारे चीज़ संज्ञा होते हैं। ठीक है, जैसे कि टेबल, कुर्सी, इनका अपना नाम है। ठीक, हिमालय पर्वत उनका नाम है, चांद सूरज अपना नाम है। ठीक है, बस, शहर, बिलासपुर शहर का नाम है। तो ऐसे दुनिया में, सृष्टि में जो भी चीज़ है सबका एक अपना नाम है और वही कहलाता है संज्ञा। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या हो गया? जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के भेद देखते हैं। तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा,
भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब बाकी इसके अंदर पढ़ेंगे हम। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक देखते हैं, जिन विकारों में केवल एक, ठीक है, इसमें ध्यान देना है, केवल एक, जिन विकारों में केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए जिस नाम का प्रयोग होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान देना है आप लोगों को। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या, हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या, केवल एक, मतलब एक वचन की बात। व्यक्ति में केवल व्यक्ति नहीं आएगा, व्यक्ति में व्यक्ति, वस्तु, स्थान आएंगे। ठीक है, लेकिन वो किस फॉर्म में रहेंगे, एक वचन के फॉर्म में। ठीक है, एक वचन में रहेंगे, वही हमारा क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। ठीक, जैसे कि चित्तौड़गढ़ का किला। देखो, किला में हम मतलब व्यक्तिवाचक में पार्टिकुलर की बात करते हैं। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़, हम एक व्यक्तिगत चित्तौड़गढ़ की बस बात कर रहे हैं, चित्तौड़गढ़ की किला की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक। उसके बाद में भारत, तो देशों में हम केवल भारत देश की बात कर रहे हैं, तो भारत क्या हो गया हमारा, व्यक्तिवाचक हो गया। अनिल, पार्टिकुलर एक अनिल की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति के नाम का। ठीक है, उसमें व्यक्तियों में से केवल एक के नाम का यहाँ बोध हो रहा है। ठीक है, अनिल, तो अनिल क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। फिर हिमालय। ठीक, तो ये सारे क्या हैं, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में हम पार्टिकुलर की बात करेंगे, व्यक्तिगत किसी एक चीज़ की, मतलब एक वचन की, बस इतना ध्यान देना है। अब व्यक्तिवाचक के बाद जातिवाचक। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जातिवाचक में हमको ध्यान देना है, वो संपूर्ण जाति का बोध हो। किसी एक नाम से बोल देंगे तो उसके अंदर सारे वो श्रेणी के आ जाएंगे। ठीक है, वो होगा जातिवाचक। जैसे मनुष्य, तो मनुष्य में हम सभी आ जाते हैं। नदी, नदी में कोई एक नदी की बात नहीं कर रहा, नदी मतलब समझ गया जहाँ पानी बहती है। ठीक है, वो है नदी। तो नदी में सरस्वती नदी, गंगा नदी, ऐसा नहीं, नदी मीन्स नदी, नदी में सारा नदी आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है इससे, किसी एक के नाम से, खाली नदी से ही हमको पूरा संपूर्ण जाति का बोध हो जा रहा। नगर, पर्वत, पशु, पशु में सारे पशु, पशु मीन्स हाँ ये पशु है, तो उस जाति का बोध हो गया। पक्षी, लड़का, कुत्ता, बैल, तोता, पंखा। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, जातिवाचक संज्ञा। ओके, इसमें क्या पता चल रहा है, इसमें हम संपूर्ण जाति का बोध होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके भेद। तो जातिवाचक में 2 भेद होते हैं, एक समूहवाचक, एक द्रव्यवाचक। ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा आप लोग पढ़ते होंगे, वो जातिवाचक के भेद हैं। ठीक है, तो समूहवाचक क्या है, वे संज्ञा शब्द जिनके संगठन का बोध हो समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसमें क्या बोला, जिनके संगठन का बोध हो। ठीक है, समूह के रूप में है, संगठन का बोध हो, वो समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि पुलिस, हम समूहवाचक में एग्जाम्पल्स दिख रहे थे, जैसे पुलिस, तो पुलिस में एक संगठन का बोध हो रहा कि पुलिस ये संगठन में रहते हैं। चाबी का गुच्छा, एक संगठन में रहता है गुच्छा, समूह में रहता है। कक्षा, कक्षा क्या है, विद्यार्थियों का समूह है। ठीक, तो ये क्या है, सारे समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। वे वस्तुएं जिन्हें मापा या तोला जाता है। तो द्रव्यवाचक में बस ख्याल रखना है, जिसके नापा या तोला जाता है, अर्थात नाप तोल संबंधित वस्तुएं ही द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या है, जिसका नाप तोला जा सकता है। ठीक, जो वस्तुएं नाप तोल से संबंधित हैं वो सारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। जैसे कि देखते हैं,
ठीक है। एग्जाम्पल में हो गया गुड़, तो गुड़ को भी नापा तौला जाता है। चना को भी हम नापते तौलते हैं। शक्कर, चांदी आदि, तो ये सारे क्या हैं? द्रववाचक संज्ञा। ठीक है। तो जितने भी जिनको नापा तौला जाता है सारे किस में आ जाएंगे? द्रववाचक संज्ञा में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। क्या होता है देख लेते हैं। वे संज्ञा जिसे ना तो देखा जा सकता है ना ही स्पर्श किया जा सकता है, जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, वो क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है। तो वे सभी संज्ञा जिसे ना तो देखा जा सकता है ना ही स्पर्श किया जा सकता है, केवल हम उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है। वो क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा। जैसे कि दर्द को हम देख नहीं सकते ना स्पर्श कर सकते हैं, बस हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ दर्द हो रही है। प्रेम, क्रोध, भूख, प्यास, शर्म, मोह, लोभ, प्राण। ठीक है। प्राण भी हम देख नहीं सकते। वीरता, कि उनमें कितनी वीरता हम नहीं देख सकते, ना ही छू सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, हाँ इनके में है वीरता। गर्मी, ईमानदारी आदि। ठीक है। तो ये थे भाववाचक संज्ञा। ठीक है। भाववाचक में हम बस महसूस कर रहे हैं, वो ममत्व, ये सारे भाववाचक हैं जिसके हम देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो आज था हमारा संज्ञा, ही से ख़त्म होता है। आप लोगों को पहले की तरह कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आप उसका आंसर कमेंट करके अवश्य दें। क्वेश्चन नोट कीजिए। तो आपको बताना है ये कौन सा संज्ञा होगा। ठीक है। तो पहला अमराई, दूसरा लिखिए आपको भाई। ठीक है। भाई ये जातिवाचक है, तो इसको आपको भाववाचक में चेंज करना है। ठीक है। भाई को भाववाचक में चेंज करना है, भाववाचक में चेंज करना है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अमराई, दूसरा क्वेश्चन भाई। भाई को भाववाचक में बदलना है नारी, नारी को भी भाववाचक में बदलना है दानव, दानव को भाववाचक में बदलना है किशोर, किशोर को भी आपको भाववाचक में बदलना है। तो ये हमारा रहा। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर अवश्य दें। आज से क्लास यहीं तक। धन्यवाद। हेलो गाइस, यूट्यूब के हैंड रिटन नोट्स में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था संज्ञा क्या होता है, और आप लोगों ने सभी जान चुके हैं संज्ञा क्या होता है। इसमें कंक्लूजन क्या निकला था कि नाम का ही दूसरा नाम संज्ञा है। हमने जाना था कि सृष्टि में जो भी कुछ है सभी का अपना एक नाम होता है और वही संज्ञा होती है। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम क्या होता है। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। ठीक है। हमने क्या कहा? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है सर्वनाम कहलाता है। ठीक है। ओके, देखते हैं सरल शब्दों में देखें तो क्या होता है। सरल शब्दों में देखें तो सर्व मतलब होता है सब, और नामों मतलब संज्ञाओं। हमने देखा था नामों का ही दूसरा रूप संज्ञा है। ठीक है। तो सभी नामों के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? संज्ञा की जगह, नाम के जगह पे हम लोग जो दूसरा शब्द यूज़ करेंगे वो है सर्वनाम। जैसे देखते हैं, जैसे कि मैं खाना खाती हूँ। ठीक है। मैं यहाँ मैं की जगह मैं क्या बोल सकती थी? वंदना खाना खाती है। तो वंदना एक नाम बोला मैंने, नाम। तो नाम क्या था? संज्ञा। लेकिन नाम की जगह, वंदना की जगह मैंने क्या लगा? मैं लगाई, मैं। ठीक है। तो मैं खाना खाती हूँ, तो नाम की जगह, वंदना की जगह पे मैं लगाए, तो मैं क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ठीक है। तो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। तू, वह, आप, कोई, यह किताब हमारा है, ये, वे, हम, तुम कहाँ जा रहे हो,
तुम की जगह पे मैंने नाम ले सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा, तुम कहाँ जा रहे हो। कुछ किताबें यहाँ पढ़े हैं, कुछ में हम किताबों के नाम से बोल सकते थे, ठीक है, किताबों के नाम बोल सकते थे, लेकिन हमने क्या कहा, कुछ किताबें पढ़े हैं, तो कुछ क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। कौन, क्या, जो, सो, उसका, आदि, ये सारे क्या सर्वनाम। कहने का मतलब कि जहाँ बड़ा देखो संज्ञा का नाम लेने से किताबें, यहाँ कुछ किताबें पढ़े हैं, कुछ किताबें। अब कुछ किताबें में कुछ किताब होगा 1 2 3 4, यदि हम सारे किताब का नाम बोलें तो उसमें क्या होगा, एक लंबा चला जाएगा। तो सर्वनाम क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है, ये आप समझ सकते हो, ठीक है। संज्ञा का शॉर्ट फॉर्म सर्वनाम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा सर्वनाम। सर्वनाम क्या है, ये शॉर्ट करता है। देखते हैं हम सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम, इसके भेद 6 होते हैं, ठीक है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, जहाँ पुरुष का बोध हो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। निजवाचक सर्वनाम, जहाँ स्वामित्व का बोध हो वो निजवाचक होगा। निश्चयवाचक, जहाँ निश्चय हो जाए कि किसकी बात कर रहा है, ये निश्चय हो जाए, वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ डाउटफुल ये है या वो है, ठीक, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। संबंधवाचक सर्वनाम, और लास्ट क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम में प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न जैसा हो, वो क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम सभी को देखते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमने संज्ञा में क्या देखा था, व्यक्तिवाचक देखा था। व्यक्तिवाचक में हम किसी व्यक्ति का बस नहीं लेकर चले थे, उसमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, वो था हमारा क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यहाँ हम पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ रहे हैं, सर्वनाम। तो सर्वनाम में पुरुष बोले हैं तो उसमें व्यक्ति का बोध हो, वो क्या कहलाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। दोनों में डिफरेंट ख्याल रखेंगे, ठीक। क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें व्यक्ति का बोध हो वो क्या कहलाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसमें स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं, मैं आता हूँ, ठीक है, वही मैं आता हूँ। तो मैं आता हूँ कौन बोलेगा, स्त्री या पुरुष, ठीक है, बोलेगा मैं आता हूँ। मैं की जगह पे नाम ले सकता था, नाम की जगह पे उसने क्या यूज़ किया, मैं बोला, ठीक। तो यहाँ क्या हो गया, मैं सर्वनाम हुआ। ये कौन सा सर्वनाम हुआ, पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम जाते हो, कौन सा हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। देखते हैं कौन कौन सा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है। इंग्लिश में उत्तम पुरुष को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ये हो गया, इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक। हिंदी में क्या है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखते हैं उत्तम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष क्या है और अन्य पुरुष क्या है। उत्तम पुरुष, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं, ठीक है। क्या है कि जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, मैं, हम, हमारा, मैंने, मेरा, मुझे, ये सारे क्या हैं, उत्तम पुरुष हैं, ठीक है। उदाहरण में जैसे दिया है, मैं, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे, ये सब क्या है, उत्तम पुरुष। अपने लिए जब प्रयोग करेंगे वो है उत्तम पुरुष, मैं, अपने लिए, ठीक है, ये क्या है, उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम मध्यम पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, ठीक। हम लोग उत्तम पुरुष में क्या देखे थे, अपने लिए, और मध्यम पुरुष में क्या, सुनने वाले के लिए, उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। उदाहरण के लिए तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने, ये सुनने वालों के लिए प्रयोग हो रहा, वो क्या है, मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन क्या है, मध्यम पुरुष, ठीक है। अब आते हैं हम अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष में क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए करते हैं, ठीक है। इसमें हम अन्य व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, सुनने वालों के लिए और अपने लिए छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। मैं और तुम को छोड़कर हम तीसरे किसी अन्य के लिए बात कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, अन्य पुरुष, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, थर्ड पर्सन कहते हैं, ठीक। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग
किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक है, ख्याल रखना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, मध्यम पुरुष में तुम, मतलब मुझे और तुमको छोड़कर बाकी जितने हैं वो सारे किस में आएंगे, अन्य पुरुष। यह, वह, वो, ठीक, ये, वे, जो भी हैं सारे किस में आ जाएंगे, अन्य पुरुष में। ठीक है, मुझको और तुमको छोड़कर सारे किस में आ जाने हैं, अन्य पुरुष में। उत्तम पुरुष में मैं, मध्यम पुरुष में तुम, और अन्य पुरुष में मैं और तुमको छोड़कर, मुझको और तुमको छोड़कर सारे किस में आ जाएंगे, अन्य पुरुष में। जैसे कि वे, यह, वह, उनका, इन्हें, उन्होंने, इनसे इत्यादि, ये सारे क्या हैं, अन्य पुरुष। ठीक, आगे देखते हैं हम। दूसरा सर्वनाम क्या है, निजवाचक सर्वनाम। तो निज में मैंने क्या कहा था, स्वामित्व को बताया, स्वयं, अपना। ठीक है, निज बताया, निजी बताया, वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम। देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम आप, स्वयं या खुद होता है। ठीक, इसका प्रयोग हम अपने आप के लिए करते हैं, वो निजवाचक होगा। ठीक है, जैसे कि राम वहाँ से स्वयं चला गया, राम वहाँ से स्वयं चला गया, तो ये खुद का, निजी बता रहा, खुद का, स्वयं चला गया। तो जहाँ आप आए, स्वयं आए, खुद आए, ठीक, वो निजता को व्यक्त करे तो क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो राम वहाँ स्वयं चला गया, तो यहाँ स्वयं क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। ठीक, क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। देखते हैं, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है। ठीक है, क्या बोला है, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है, मतलब स्वयं करता है, स्वयं अपनी मदद करता है। ठीक है, अपनी मदद अपने आप करता है, स्वयं करता है, खुद करता है, अपनी मदद खुद करता है, तो ये क्या हो जाएगा, आप निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ आप, स्वयं, खुद आए, ये सारे क्या हो जाएंगे, निजवाचक हो जाएंगे, जहाँ निजता को प्रकट करे हो जाएगा निजवाचक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, निश्चय में हम किसी, मतलब कोई संज्ञा जो है वो निश्चय बताएगा, उसकी निश्चितता बताएगा, वो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, पुस्तक क्या है, संज्ञा है, और मेरी करके क्या कर दिया, निश्चित बता दिया, पुस्तक रखी हुई है और पुस्तक किसकी है, मेरी है, तो मेरी में यहाँ क्या हो गया, निश्चित हो गया कि यह पुस्तक मेरी है। ठीक है, तो यहाँ निश्चय हो गया पुस्तक किसकी है, तो ये क्या हो गया, निश्चयवाचक। तो मेरी क्या हो जाएगा, मेरी क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, वह मंदिर है। ठीक है, कुछ बिल्डिंग था, ठीक है, कुछ बिल्डिंग था, उस बिल्डिंग को क्या बोला, यह मंदिर है, मतलब क्या, ये बिल्डिंग स्पष्ट कर दिया, ये निश्चय कर दिया कि यह क्या है, मंदिर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, यहाँ निश्चयवाचक होगा। ठीक है वह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में क्या होगा, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, इसमें निश्चितता व्यक्त ना हो, वो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई, कुछ, किसी, ये सब क्या में आ जाएंगे, अनिश्चयवाचक में। ठीक है, इसमें फिक्स नहीं होगी कि बात किसकी कर रहा। जैसे कि कुछ खा लेना, हमने कहा कुछ खा लेना, जरूरी मैंने कहा क्या कि तुम खाना खा लेना, रोटी खा लेना, पास्ता खा लेना, चाउमीन खा लेना, नहीं, मैंने नहीं, कुछ भी नहीं कहा। ठीक, बस कहा कि कुछ खा लेना, तो उसमें निश्चितता प्रकट हुई क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ काम करो, क्या कहा, कुछ काम करो, ये नहीं कहा कि तुम ये करो वो करो। ठीक, मैंने बस कहा कि कुछ काम करो, तो यहाँ कुछ मतलब कुछ भी काम कर सकते हैं, आपके पास भी ऑप्शनल है, बस काम बस करना है आपको, जो भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई निश्चितता नहीं प्रकट नहीं हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, क्या होता है संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो, जैसा, वैसा होते हैं। इसका प्रयोग वाक्य में
संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या करता है वाक्य में ये संबंध स्थापित करता है, मतलब दो वाक्यों के बीच में यदि आ जाए तो इन दोनों वाक्यों का क्या कर देता है, ये संबंध बता देता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि देखते हैं, जो सोएगा सो खोएगा, तो सोएगा और खोएगा दोनों अलग अलग सेंटेंस है, उसमें क्या डाल दिया हमने, सो। ठीक है, जो सोएगा सो खोएगा, मतलब यदि सोएगा वो खो देगा। ठीक है, तो सोएगा खोएगा दोनों में क्या क्या बता दिया, ये संबंध बता दिया। कौन, सो। तो सो क्या हो गया हमारा यहाँ पर, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे नेक्स्ट क्या है, जो करेगा सो भरेगा। क्या है नेक्स्ट, जो करेगा सो भरेगा, मतलब जो करेगा वही भरेगा। तो यहाँ सो क्या कर दे रहा है, इन दोनों में संबंध स्थापित कर दे रहा, तो सो भी क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो जागेगा। ठीक, नीचे क्या है, जो जागेगा सो पावेगा, मतलब जो जागेगा उसी को मिलेगा। ठीक, जो जागेगा उसी को मिलेगा, तो सो क्या कर दे रहा है, यहाँ जागना और पाने में दोनों में संबंध बता दे रहा है। ठीक है, तो जो जागेगा सो पाएगा, सो हमारा संबंध बता दिया, तो ये क्या हो गया हमारा, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं। क्या बोला, जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं, तो सुखी रहते हैं अलग अलग वाक्य हो गया, जो परिश्रम करते हैं अलग वाक्य हो गया, लेकिन यहाँ हम वे जोड़ दिए, तो वे से क्या हो गया, दोनों में संबंध बता दिया, दोनों वाक्य में संबंध बता दिया कि जो परिश्रम करेंगे, जो परिश्रम करते हैं वही सुखी रहते हैं, उन्हीं को सुखी प्राप्त होगा। ठीक है, तो वे सुखी रहते हैं, तो यहाँ वे हो जाएगा हमारा क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। हम प्रश्नवाचक में क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, आपने क्या खाया, आपने क्या खाया, तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बाहर कौन खड़ा है, कौन खड़ा है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। टोकरी में क्या है, हमको नहीं पता, ठीक है, क्या है, टोकरी में क्या है, तो क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, तो ये था प्रश्नवाचक सर्वनाम का। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं तक। हम संज्ञा सर्वनाम के क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, आप लोग बस पढ़ते चलिए, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। ऑब्जेक्टिव भी से प्रैक्टिस करा देंगे, किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं संज्ञा के, सर्वनाम के, और तत्सम तद्भव के भी क्वेश्चंस आप लोगों को करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद। हेलो गाइस, यूट्यूब के हैंड रिटन नोट्स में आप लोगों का स्वागत है। हमने पिछले कक्षा में संज्ञा और सर्वनाम देखा था और अच्छे से स्पष्ट हो चुका है संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है। तो संज्ञा क्या होता है, नाम का दूसरा रूप ही संज्ञा है, और सर्वनाम संज्ञा के बदले जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम है। सवाल यहाँ ये उठता है कि संज्ञा से जब काम चल जा रहा तो सर्वनाम को लाने की क्या ज़रूरत। ठीक है, तो हमको पता है कि संज्ञा का शॉर्ट फॉर्म क्या है, सर्वनाम है। जैसे रीता, सीता, गीता, लीला खेल रहे हैं, तो इसके स्थान पर हम क्या कह सकते हैं कि वे खेल रहे हैं, तो यहाँ हम उतने सारे नाम की जगह में छोटा वे में सारे लोगों का आ गया इसमें नाम। ठीक है, तो संज्ञा का शॉर्ट फॉर्म ही क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, चलिए संज्ञा सर्वनाम पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे विशेषण क्या होता है। तो विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। ठीक है, जब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताया जाए वो क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। जैसे कि राम बुद्धिमान बालक है। ठीक है, तो राम क्या हो गया हमारा, संज्ञा हो गया, संज्ञा हो गया। और बुद्धिमान क्या हम विशेषता बता रहे हैं, तो बुद्धिमान क्या हो जाएगा, विशेषण हो गया। ठीक है, क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक, तो राम बुद्धिमान बालक है, यहाँ विशेषण क्या हो गया, बुद्धिमान। तो राम संज्ञा की विशेषता बता रहा है, बुद्धिमान हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, मोहन ईमानदार बालक है, तो ईमानदार ये हम विशेषता को बतलाया जा रहा, मोहन क्या है, संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बतलाई जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण, विशेषण। ठीक है, आगे देखते हैं हम विशेषण के भेद।
तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, ठीक है, जिसमें दोष, गुण, रंग, रूप को बताए वो गुणवाचक विशेषण होगा। संज्ञावाचक विशेषण, जहाँ संख्यात्मक बोध हो, विशेषता बता रहे संख्यात्मक रूप से, तो वो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण में क्या देखते हैं हम, परिमाण में हम नाप तौल को देखते हैं, वो किस में आ जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण में। सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक मतलब संकेत, ठीक है, जहाँ संकेत बताए वो क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। अब हम सभी का एक एक करके देखते हैं क्या होता है, गुणवाचक विशेषण, संज्ञा, परिमाण, सर्वनामिक। ठीक है, तो गुणवाचक सर्वनाम में देखते हैं, वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द मतलब विशेष्य, विशेष्य मीन्स क्या होता है, विशेष्य मीन्स क्या होता है, जिसकी विशेषता बता रहे हैं वो विशेष्य। तो यहाँ संज्ञा सर्वनाम क्या है, विशेष्य है। ठीक है, तो विशेष्य के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करें तो वो क्या कहलाता है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि काली टोपी, तो रंग को बता रहा है, टोपी है, टोपी संज्ञा हो गया। ठीक है, टोपी का रंग बता रहे हैं काली, काली टोपी, तो काली क्या हो गया हमारा, गुणवाचक विशेषण हो गया। लाल रुमाल, रुमाल एक नाउन है, हम रुमाल को बोल रहे हैं कि लाल है रुमाल, तो लाल उसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई, तो लाल क्या है, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, आकार की बात करें तो उसका चेहरा गोल है, पापा का पैसा गोल है, मम्मी की रोटी गोल है। ठीक, तो ये सारे क्या आकार को बता रहे हैं हम, गोल विशेषता बता रहे हैं, तो क्या हो गया, गुणवाचक विशेषता। अवस्था, भूखे पेट भजन नहीं होता। ठीक, ये अवस्था को बताया जा रहा है, भूखे पेट भजन नहीं होता। नेक्स्ट है गुण, गुण में क्या है, भला, उचित, अच्छा, ईमानदार, ये सब क्या आ जाएगा, गुण में आ जाएंगे। वो अच्छा लड़का है, ईमानदार लड़का है, ऐसा करना उचित होगा, ये उचित कार्य है। ठीक है, वह भला आदमी है, तो ये सारे क्या हो गए, गुण के हिसाब से विशेषता बता रहे हैं, तो गुणवाचक विशेषता हो गया। दोष के रूप में बता सकते हैं बुरा, अनुचित, झूठा, झूठा, क्रूर, कठोर आदि, ये सब क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। स्थान की बात करें तो उजाड़, उज्जड़, चौरस, भीतरी, बाहरी। ठीक है, उसका घर भीतरी में है, उसका घर बाहरी है, ऊपरी, सतही इत्यादि। ठीक, तो ये सारे स्थान के हिसाब से हो गए। दशक में देखें तो क्या क्या है, दुबला, दुबला, पतला, वो लड़का दुबला पतला है, दुबला पतला उसकी अवस्था को बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, गरीब, उद्यमी, पालतू, ये सारे क्या हो गया, दशावस्था के हिसाब से गुणवाचक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संज्ञावाचक विशेषण, संख्यावाचक। ठीक है, तो संख्यावाचक में हमको पता है कि जहाँ संख्यात्मक रूप से विशेषता प्रकट हो। ठीक, जैसे कि जब किसी गणना, योग, वस्तुओं की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाए, ठीक है, तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जब हम क्या कर रहे हैं, गणना, योग या वस्तु की संख्या से संबंधित विशेषता बताएंगे। ठीक है, जो विशेषता बताएंगे ये तीनों उससे रिलेटेड रहेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक क्या होता है, तो वे विशेषण जो विशेष्य मतलब क्या, जिनकी हम विशेषता बता रहे हैं, मतलब संज्ञा, सर्वनाम, ये क्या है, विशेष्य हैं। तो वे विशेषण जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, ये विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, ये क्या कहलाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5 लड़के, तो लड़के की ये निश्चित संख्या बता रहा है कितना, 5, निश्चित कर दिया 5, तो ये क्या हो गया हमारा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 2 छात्र, छात्र को ये निश्चित कर दिया 2 बोलकर, 2 छात्र। दर्जन, दर्जन बोलकर निश्चित कर दिया कि एक दर्जन में कितने होते हैं, 12, तो 12 एक निश्चित है। यहाँ हजारों नहीं होगा, यहाँ 1000 होगा। ठीक है, आप सुधार लेना। 1000, 1000 से स्पष्ट निश्चित कर दिया कि 1000, 100, 25, ये क्या सारे क्या हो गए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, जैसे कि मेरे कक्षा में 40 छात्र हैं, मेरे कक्षा में 40 छात्र हैं, 40 करके क्या कर निश्चित कर दिया छात्रों की संख्या का।
डाल पर 2 चिड़िया बैठी हैं, तो चिड़िया बैठी हैं डाल पर, तो 2 बोलकर क्या कर दिया, निश्चित कर दिया, तो ये क्या हो गया है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, क्या होता है अनिश्चित संख्यावाचक? वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध न कराते हो। ठीक है, ये निश्चित संख्या का बोध नहीं कराएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, जो विशेष्य की निश्चित संख्या को बोध नहीं कराए, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे कि लाखों में एक है, तो लाखों में तो कितना लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, स्पष्ट नहीं हुआ, ये निश्चित नहीं किया कि 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख, लाखों बोल दिया, मतलब क्या है, ये अनिश्चित संख्यावाचक। सैकड़ों में, कम, अधिक, कुछ, ठीक है, इसमें निश्चितता प्रकट नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे कि कक्षा में बहुत कम छात्र हैं, तो यहाँ बहुत कम, छात्र की संख्या को बताया नहीं है, बहुत कम है, लेकिन कितने को बहुत कम बोलेंगे। ठीक है, बस स्टैंड पर बहुत लोग हैं, तो कितने लोग हैं नहीं पता, पर बहुत लोग हैं, तो इससे निश्चितता प्रकट नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। आगे देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो आप लोगों को पता है परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तौल संबंधी विशेषता का बोध हो। ठीक है, परिमाण में क्या होगा, माप तौल से संबंधित हो, तो वो क्या कहलाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, जिसमें माप तौल संबंधित विशेषता हो, क्या विशेषता होगा, माप तौल संबंधी विशेषता होगा, वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा पानी, 2 लीटर दूध, तो दूध को नाप रहे हैं किस में, लीटर में, माप तौल चल रहा, तो 2 लीटर दूध। बहुत चीनी इत्यादि, ये सारे क्या हो जाएंगे, चीनी को हम किससे नापते हैं, मतलब चीनी को हम नापते तौलते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सारे परिमाणवाचक विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ भी माप तौल वाला आया मतलब समझ जाना है आपको, परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण के भेद देखें तो परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, नाम से स्पष्ट हो गया निश्चित अनिश्चित क्या होता है। देख लेते हैं, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा, ठीक है, निश्चित मात्रा अथवा माप तौल का बोध कराता है, निश्चित माप तौल का बोध कराएगा, वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि 10 हाथ, देखो यहाँ 10 हाथ जब बोले तो बताओ आप ये 10 हाथ कौन सा विशेषण है, तो 10 हाथ क्या है, संख्यावाचक विशेषण होगा, क्या होगा, संख्यावाचक। ठीक है, यदि हम 10 हाथ केवल बोले तो, और यदि हम जगह के लिए प्रयोग करें, किसके लिए, जगह के लिए प्रयोग करें, तो 10 हाथ जगह, मतलब हम क्या है, जगह को मापे हैं, 10 हाथ यहाँ मापने का काम कर रहा है, तो जहाँ मापने का काम कर रहा है वो क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमाण विशेषण हो जाएगा। कि ये कमरा है, कमरा 10 हाथ है, या ये कपड़ा है, कपड़ा 10 हाथ है। ठीक है, तो ये माप रहा है, तो माप रहा मतलब क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। 4 गज, 1 गज, 2 गज, 3 गज, 4 गज, ये और ये निश्चित कर दिया, 4 बोलकर, 10 बोलकर निश्चित कर दिया, तो ये निश्चित परिमाणवाचक हो गए। 4 गज मलमल, मतलब मलमल का कपड़ा है वो 4 गज है। 4 किलो चावल कितना है, 4 किलो है, तो 4 क्या हो गया, निश्चितता को बता दिया है। ठीक है, ट्रक में 20 टन गेहूं था, तो गेहूं को ये क्या बता रहा, टन में बता रहा, मतलब क्या करके बोल रहा है, इसको माप कर बता रहा, माप तौल कर बता रहा है। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 20 टन, ये निश्चित 20 बता दिया है और निश्चितता कर दिया है, निश्चित बता दिया कि 20, तो 20 टन ये क्या हो गया हमारा, निश्चित परिमाणवाचक। 5 केजी गुड़ खरीदा, गुड़ को ये माप तौल कर दिया और कितना बताया, 5 केजी, तो ये भी क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, अब हम देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक क्या होता है, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तौल का बोध नहीं कराती है। ठीक है, निश्चित मात्रा अथवा माप तौल का बोध नहीं कराती है, वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं कुछ दूध, तो दूध है लेकिन कितना लीटर है पता नहीं, 1 पाव है, 2 पाव है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, नहीं पता,
कुछ दूध है बस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अनिश्चित परिमाणवाचक, क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बहुत पानी तो कितना लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर, 1 लीटर, कितना लीटर, ठीक है, बहुत पानी। तो ये भी क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। देखते हैं, एक तालाब में लीटरों पानी है, एक तालाब में लीटरों पानी है, लीटर भर पानी है, लेकिन कितना लीटर पानी है वो नहीं पता, तो ये अनिश्चितता को बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। मुझे थोड़ा दूध चाहिए, कुछ दूध चाहिए, तो ये भी क्या क्या को बताया है, परिमाण को बताया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं संकेतवाचक या सार्वनामिक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की ओर संकेत करें तो संकेत, इसको संकेतवाचक भी बोलते हैं सार्वनामिक को, ठीक है। तो जहाँ संकेत की बात आ जाती है तो वहाँ क्या हो जाएगा, संकेतवाचक या सर्वनामिक आ जाएगा, ठीक है। या जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे संकेत कर रहा है। यह काला घोड़ा है, क्या बोला, यह जो घोड़ा है उसको संकेत करके बोल रहा है, यह काला घोड़ा है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ संकेतिक सार्वनामिक हो जाएगा, ठीक है, सार्वनामिक हो गया। और जैसे कि देखें, वह 5 केजी आम है, तो आम रखा हुआ है लेकिन वो बोल रहा है वह 5 केजी आम है, मतलब 10 केजी का, 5 केजी का, 6 केजी का रखा हुआ, लेकिन संकेत करके बोल रहा है कि ये वाला, ये 5 केजी का आम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा संकेतवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब हम देखते हैं व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के भेद। तो इसके 2 भेद होते हैं, एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण, एक यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब मौलिक और यौगिक क्या होता है, देखते हैं। मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जो बिना रूपांतरण के संज्ञा के पहले आते हैं, चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा आ जाएगा संज्ञा के पहले, तो वो क्या हो जाएगा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि यह घर है, तो बता रहा है यह घर, तो यह क्या हो जाएगा, यह घर है, तो यह क्या हो जाएगा हमारा, ये डायरेक्ट है, बिना चेंज रूपांतरण के किया है, तो ये क्या हो जाएगा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। वह लड़का, तो वह क्या हो गया, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। कोई नौकर, तो कोई क्या होगा, डायरेक्ट यूज कर दिया है, कोई क्या हो जाएगा हमारा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। अब हम देखते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। तो जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं, ठीक है, प्रत्यय लगाना, प्रत्यय क्या होता है आपको पता है कि प्रत्यय कब लगता है, पीछे लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। तो देखना कि जैसे कि क्या है, ऐसा आदमी, तो ऐसा, यह आदमी, ठीक है, यह आदमी, ये आदमी, तो ये में सा लगा दिए तो क्या हो गया, ऐसा लगा दिए तो ऐसा आदमी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये ऐसा प्रत्यय हो गया। तो डायरेक्ट ना हो सर्वनाम, उसका रूपांतरण हो, रूपांतरण है ये, यह का रूपांतरण ये ऐसा, ठीक है। तो ऐसा आदमी, ये क्या हो जाएगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। कैसा घर, कैसा घर, तो ये क्या हो गया हमारा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जैसा देश, जैसा देश, तो ये सब ऐसा, कैसा, जैसा, जो मूल ना हो, कुछ परिवर्तित होकर बना हो, वो सर्वनाम क्या हो जाएगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, और जो संकेत कर रहा हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट विशेषण था। आप लोगों को यदि पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। और अभी बस नॉर्मल सब्जेक्ट चल रहे हैं, नॉर्मल टॉपिक चल रहे हैं, तो बस एक बार रिवाइज के लिए ही देखते जाइए। आप चाहें तो स्पीड बढ़ा सकते हैं, स्पीड बढ़ा कर देख सकते हैं, बस एक बार रिवाइज चलेगा ये आप लोगों का, ठीक है। तो आज से क्लास बस यहीं तक, धन्यवाद।